औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum, dear students. I would like to welcome you all to the course of Software Engineering. Dear students, आज के सेगमेंट में हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को डिस्कस करना है। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो है वो क्या चीज़ होती है। तो आज के सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती हैं और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेसेस देखेंगे, फिर रिक्वायरमेंट हेलिक्टेशंस को देखेंगे, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस और रिक्वायरमेंट वैलिडेशन की बात करेंगे, और एट द एंड रिक्वायरमेंट चेंज को डिस्कस करेंगे। तो जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं रिक्वायरमेंट होती क्या है। व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट? इट मे रेंज फ्रॉम अ हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट ऑफ अ सर्विस और ऑफ अ सिस्टम constraints to a detailed mathematical functional specification. डियर स्टूडेंट्स, आप रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करते हैं तो किसी भी सर्विस को अगर आपने प्रोवाइड करना है, कि सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई सिस्टम बनाना है, तो उसे बनाने के लिए आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिन फार्मूलाज़ की, जिन मेथड्स की, जिन टूल्स की, उन्हें हम रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं। तो मैथमेटिकल फंक्शन भी हो सकते हैं, वो कुछ कॉन्स्टेंट्स भी हो सकती हैं, वो कोई हार्ड फॉर्म भी हो सकती हैं, वो भी सॉफ्ट फॉर्म भी हो सकती हैं, उन्हें हम रिक्वायरमेंट बोलते हैं। इसी तरह से थोड़ा सा हम विद एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इफ़ अ कंपनी विशेस टू लेट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लार्ज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इट मस्ट डिफाइन इट्स नीड। तो उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपनी ज़रूरत बतानी पड़ेगी कि हमने सॉफ्टवेयर से ये ज़रूरत पूरी करनी है, इन अ सफिशेंटली एब्स्ट्रैक्ट वे दैट अ सॉल्यूशन इज़ नॉट प्री डिफाइंड। प्रॉब्लम बता दिया जाएगा लेकिन उसका सॉल्यूशन प्री डिफाइन नहीं होगा, सॉल्यूशन उसका जो है वो ढूंढना पड़ेगा। The requirements must be written so that several contractors can bid for the contract, offering perhaps different ways of meeting the client organization's need. अच्छा जी, क्या होगा, कंपनी ने अपनी नीड जो है वो सामने रखते हुए कुछ जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं उन्हें ऑफ़र दी है कि हमें ये ज़रूरत पूरी करनी है, लिहाजा ज़रूरत पूरी करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर बना के दें। तो उस ज़रूरत को सामने रखते हुए जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे वो ऑफ़र करेंगे कि हम इसमें आपको ये चीज़ें सॉफ्टवेयर में मतलब जो आपका प्रॉब्लम है उसका सलूशन इस तरह से प्रोवाइड करेंगे। तो जब उस सलूशन प्रोवाइड कर रहे होंगे तो उसमें जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो वाज़ेह होंगी। वंस अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड, जब किसी एक इंजीनियर को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट राइट अ सिस्टम डिफाइंड फॉर द क्लाइंट इन मोर डिटेल सो दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड्स and can validate what the software will do. सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसे इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि बनवाने वाले को बिल्कुल वाज़ेह समझ आ जाए कि ये सॉफ्टवेयर करेगा क्या। बोथ ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स मे बी कॉल्ड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर द सिस्टम। तो इन्हें हम सिस्टम की या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स कहते हैं।
अब आते हैं स्टूडेंट फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की तरफ। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो ऐसी रिक्वायरमेंट होती हैं जो इनपुट के बदले में हमें आउटपुट प्रोवाइड करती हैं, मतलब इनपुट चेंज करने से उनके आउटपुट में भी चेंज आती है, मतलब ये डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ सर्विसेज। द स्टेटमेंट शुड प्रोवाइड हाउ द सिस्टम शुड रिएक्ट टू पर्टिकुलर इनपुट। किसी भी पर्टिकुलर इनपुट के बदले में सिस्टम में क्या जवाब देगा, क्या रिएक्ट करेगा। एंड हाउ द सिस्टम शुड बिहेव इन पर्टिकुलर सिचुएशन, और किस तरह की सिचुएशन में सिस्टम किस तरह से बिहेव करेगा, मतलब ये डिपेंडेबल होती हैं, डिपेंड कर रही होती हैं। मे स्टेट व्हाट द सिस्टम शुड नॉट डू, और इसमें यह भी वाज़ेह होगा कि ये काम सिस्टम नहीं कर सकता। इसी तरह नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट होंगी, डिपेंडेंट इनपुट पे डिपेंड नहीं करेंगी। कॉन्स्टेंट्स ऑन द सर्विस ऑफ द फंक्शन ऑफर्ड बाय द सिस्टम सच एज टाइमिंग कॉन्स्टेंट्स, मतलब कभी आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा, कभी लेट भी मिल जाएगा। कॉन्स्टेंट्स ऑन द डेवलपमेंट प्रोसेस, बनाने पे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, कम टाइम भी लग सकता है, एक्सपेंस कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। स्टैंडर्ड्स एट्सेट्रा, तो ये नॉन फंक्शनल हैं, मतलब इनका इनपुट पे कोई असर नहीं, इन पे इनपुट की वजह से कोई असर नहीं पड़ेगा। ऑफन अप्लाई टू द सिस्टम एज द होल रेदर दैन द इंडिविजुअल फीचर और सर्विसेज। इसमें एज अ होल ही सिस्टम को जो है वो डिस्कस कर लिया जाता है, लेकिन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हर एक फंक्शन जो है उसका अपना एक रोल होता है, उसकी अपनी एक आइडेंटिफिकेशन होती है, लेकिन नॉन फंक्शन में ओवरऑल सिस्टम को डिस्कस किया जाता है। डोमेन रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं, ये थर्ड कैटेगरी है। कॉन्स्टेंट्स ऑन द सिस्टम फ्रॉम द डोमेन ऑफ ऑपरेशंस। डोमेन रिक्वायरमेंट मतलब डोमेन जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिन्हें हम एज ए इनपुट यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा कोई और एज एन इनपुट यूज़ नहीं कर सकेंगे, तो उन्हें डोमेन रिक्वायरमेंट्स बोलेंगे। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस आ जाते हैं, जिनमें रिक्वायरमेंट एलिक्टेशन प्रोसेस है, इसी तरह रिक्वायरमेंट एनालिसिस प्रोसेस है, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन प्रोसेस है और रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस है। तो इन चारों प्रोसेसेस को अब हम वन बाय वन जो है वो देखेंगे। तो उससे पहले ये एक इसकी डायग्राम की मदद से एक स्पाइरल व्यू देख लेते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस का। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो है हमने जब सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसमें स्टार्ट वाला स्टेप आएगा, यहाँ पे स्टार्ट हो गया। स्टार्ट के बाद बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन जो हैं वो डिफ़ाइन करना पड़ेंगी। उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी, उन्हें फिजिबिली स्टडी किया जाएगा। फिर यूज़र रिक्वायरमेंट एलिक्टेशन शुरू हो जाएगी। उसके बाद यूज़र रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन शुरू हो जाएगी। फिर प्रोटोटाइपिंग स्टार्ट होगी। ये इसी तरह से सिस्टम रिक्वायरमेंट एलिक्टेशन स्टार्ट होगी। इसके बाद सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एंड मॉडलिंग की बारी आएगी, और इसी तरह से एंड पे रिव्यू किया जाएगा और सिस्टम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। तो इसमें देखें डियर स्टूडेंट्स, ये 7 यहाँ से स्टार्ट हुआ तो 0 पॉइंट पे था। जैसे जैसे ये काम बढ़ता जा रहा है, काम भी होता जा रहा है और इसका एरिया भी वसी होता जा रहा है, और ये जो ही कंप्लीट होता है तो आपकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो है उनकी लिस्ट कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से आपने अपनी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो है उन्हें सीक्वेंस के साथ इन्हांस करते जाना होता है। रिक्वायरमेंट एलिक्टेशन की अगर हम बात करें तो क्या होता है, समटाइम्स कॉल्ड रिक्वायरमेंट एलिक्टेशन और रिक्वायरमेंट डिस्कवरी, से रिक्वायरमेंट डिस्कवरी भी बोलते हैं। इसी तरह इन्वॉल्व्स टेक्निकल स्टाफ वर्किंग विथ कस्टमर्स टू फाइंड आउट अबाउट द एप्लीकेशन डोमेन। एप्लीकेशन डोमेन इसमें फाइंड की जाती है। द सर्विस दैट सिस्टम शुड प्रोवाइड एंड सिस्टम ऑपरेशनल कॉन्स्टेंट्स, और इसमें बताया जाता है कि जो सिस्टम है या जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरह की सर्विस जो है प्रोवाइड करेगा। मे इन्वॉल्व एंड यूज़र, मैनेजर, इंजीनियर्स involved in maintenance domain experts, trade union, etc. These are called stakeholder. तो इसमें जो एंड यूज़र होंगे, जो मैनेजर होंगे, जो इंजीनियर इन्वॉल्व होंगे, जो मेंटेन करने वाले होंगे, डोमेन एक्सपर्ट होंगे, इस तरह ट्रेड यूनियन के जो लोग होंगे, इन सबको स्टेक होल्डर कहा जाता है। रिक्वायरमेंट एलिक्टेशन में अगर हम देखें तो कुछ इसकी स्टेजेस हैं।
Software engineering works with a range of system stakeholder to find out about the application domain, the service that the system should provide, the requirement, system performance, हार्डवेयर कॉन्स्टेंट्स, अदर सिस्टम एट्सेट्रा। तो इसमें एलिक्टेशन में ये कुछ जो लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया, एप्लीकेशन डोमेन है, कोई डिफरेंट सर्विसेज हैं, परफॉर्मेंसेस हैं, हार्डवेयर कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इन्हें जो है वो डिस्कस किया जाता है। इसलिए इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं। रिक्वायरमेंट डिस्कवरी है, सबसे पहला काम रिक्वायरमेंट को डिस्कवर करना है। जैसे ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए क्या क्या चाहिए वो डिस्कवर करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट डिस्कवरी। रिक्वायरमेंट क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद उन रिक्वायरमेंट को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करना पड़ेगा जो आपने डिस्कवर की हैं, और उन्हें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लाना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन एंड निगोटिएशन, किस रिक्वायरमेंट की प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसकी कम है, कौन सी रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, किस रिक्वायरमेंट के बगैर भी काम चल सकता है, तो यहाँ पे इन्हें जो है वो सेपरेट करना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, एंड पे क्या करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट्स की स्पेसिफिकेशन जो है वो बनाना पड़ेगी। द रिक्वायरमेंट एलिक्टेशन एंड एनालिसिस का अगर हम प्रोसेस देखें तो इसमें क्या आ जाता है, रिक्वायरमेंट डिस्कवरी है, 4 इसके मेजर पार्ट हैं जिनमें रिक्वायरमेंट डिस्कवरी है, रिक्वायरमेंट क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन है, रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन एंड निगोटिएशन है, इसी तरह रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है। तो ये 4 जो है इसमें स्टेजेस आती हैं। इसके बाद रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में क्या आता है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाउन द यूज़र एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट इन अ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में इनको लिखा जाता है रिक्वायरमेंट्स को। उसके बाद यूज़र रिक्वायरमेंट हैव टू बी अंडरस्टैंडेबल बाय एंड यूज़र एंड कस्टमर हु डू नॉट हैव अ टेक्निकल बैकग्राउंड। इसके बाद देखा जाता है कि कौन से कस्टमर जो हैं उनका बैकग्राउंड टेक्निकल है, कौन से कस्टमर का टेक्निकल नहीं है, क्योंकि टेक्निकल का जो बैकग्राउंड वाला कस्टमर है उसे डील करने का तरीका और होगा, और जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाला कस्टमर है उसे डील करने का तरीका कुछ और होगा। सिस्टम रिक्वायरमेंट आर मोर डिटेल्ड रिक्वायरमेंट एंड मे इंक्लूड मोर टेक्निकल इंफॉर्मेशन। सिस्टम रिक्वायरमेंट की जो स्पेसिफिकेशन है वो बड़ी डिटेल्स होती हैं और उनमें टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड होती है। द रिक्वायरमेंट में बी पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सिस्टम डेवलपमेंट, तो ये सिस्टम डेवलपमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट का भी हिस्सा बनती है। इट इज़ देयर फॉर इम्पोर्टेंट दैट दीज आर एज कंप्लीट एज पॉसिबल, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिहाजा इसे जितना अच्छी तरह से कंप्लीट किया जाए उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। वाई ऑफ राइटिंग अ सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, क्यों लिखते हैं, तो इसमें लिखने की रीज़न जो है वो ये है कि इससे क्या होगा, आपके पास एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा जब वक्त ज़रूरत काम आ सकता है। तो इसमें जो नोटेशंस हैं, जैसे नेचुरल लैंग्वेज है तो लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए जो यूज़र की समझ में आने वाली हो। इसी तरह स्ट्रक्चर नेचुरल लैंग्वेज है तो आपने इसमें स्ट्रक्चरल लैंग्वेज जो है वो भी यूज़ करनी होती है। उसमें जो रिक्वायरमेंट है, द रिक्वायरमेंट्स आर रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज ऑन द स्टैंडर्ड फॉर्म और टेम्पलेट। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। ईच फील्ड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एन एस्पेक्ट ऑफ रिक्वायरमेंट, हर फील्ड जो है उसमें हर पहलू जो है वो रिक्वायरमेंट को बयान कर रहा होता है। इसी तरह डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस हैं, इससे डिज़ाइन करने के लिए लैंग्वेजेस जो हैं वो डिफरेंट यूज़ के जो कौन कौन सी यूज़ करनी है उनको डिस्क्राइब करना पड़ता है। ग्राफिकल नोटेशन है, ग्राफ के साथ भी आप इसमें कुछ मेंशन कर सकते हैं ताकि जो यूज़र है या जो क्लाइंट है उसे पता चल जाए कि इसमें किस तरह से वर्किंग होगी। इसी तरह मैथमेटिकल स्पेसिफिकेशन भी आपको मेंशन करना पड़ती हैं। इस स्टूडेंट रिक्वायरमेंट वैलिडेशन की अगर हम बात करें तो कंसर्न विथ demonstrating that the requirement define the system that the customer really want। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन से पता चलता है कि सिस्टम क्या ऐसे है जैसा कि जो कस्टमर रिक्वायर करता है उसको उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है या नहीं करता। रिक्वायरमेंट एरर कॉस्ट आर हाई सो वैलिडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिक्वायरमेंट एरर कॉस्ट, रिक्वायरमेंट में एरर नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे अब ये बहुत महंगा पड़ सकता है।
फिक्सिंग रिक्वायरमेंट एरर आफ्टर डिलीवरी मे कॉस्ट अप टू 100 टाइम्स द कॉस्ट फिक्सिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एरर। जब आपने सॉफ्टवेयर बनाना है तो अगर रिक्वायरमेंट में कोई एरर रह गया और बाद में आपको पता चला कि ये भी रिक्वायरमेंट है, बाद में आपको कोई चीज़ मज़ीद ऐड करना पड़ गई, तो उससे जो आपने क्लाइंट को उसका सॉफ्टवेयर की बताई होगी कीमत के इतने में मैं सॉफ्टवेयर तैयार करके दूंगा, उससे कई गुना ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ सकती है और उससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। चेंजिंग रिक्वायरमेंट हैं जी। चेंजिंग रिक्वायरमेंट में क्या है, जब आप सिस्टम सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उस दौरान रिक्वायरमेंट में चेंजिंग भी की जा सकती है। तो उसमें क्या होगा, द बिजनेस एंड टेक्निकल इन्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम ऑलवेज चेंज आफ्टर इंस्टॉलेशन के बाद जो है वो लोग चाहते हैं कि इसमें कोई चेंज की जा सके। न्यू हार्डवेयर में बी इंट्रोड्यूस्ड, इट में बी नेसेसरी टू इंटरफेस द सिस्टम विद अदर सिस्टम्स, बिजनेस प्रायोरिटी में चेंज, बिज़नेस प्योरिटी चेंज हो सकती है। किसी भी किस्म की चेंज जो है वो उसमें होनी, जब अपने सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसमें उसे चेंजेबल रखना है ताकि बाद में उसमें कोई जो है वो इन्हांसमेंट की जा सके। द पीपल हु पे फॉर द सिस्टम एंड द यूज़र फॉर दैट सिस्टम और रेयरली द सेम पीपल। जो लोग आपको सिस्टम के लिए पे कर रहे होते हैं और जिन्होंने सिस्टम को यूज़ करना होता है वो मोस्टली सेम ही होते हैं। मतलब मोस्टली जो सॉफ्टवेयर बनवाने वाले होते हैं वो अपने लिए बनवाते हैं और ख़ुद ही उससे यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपने उनसे कंफर्म कर लेना कि इसमें मज़ीद आगे फ़र्दर जो है वो आप क्या करना चाहते हैं, ताकि सिस्टम या सॉफ्टवेयर बनाते हुए आप उसमें वो गैप रख दें जिसे बाद में फ़िल किया जा सके, उसमें जो है वो चेंज लाई जा सके। तो इसके साथ ही डियर स्टूडेंट हमारा ये आज का जो सेगमेंट है ये ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।